कॉमरेड चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मूव हुई है और वो ये है कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन। तार साहब, आप कैसे देखते हैं जनरल असेंबली न्यूयॉर्क से निकल के वो वाशिंगटन आ गए हैं और उन्होंने आके मीडिया से बात भी की है, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिए। एक तो आपकी इसकी सिग्निफिकेंस को क्यों देखते हैं? ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हुई है, इसकी जारी बात है अपनी सिग्निफिकेंस है, एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात की अपनी सिग्निफिकेंस है। बल्कि उन्होंने कहा है कि हम एंटनी ब्लिंकन को 2+2 डायलॉग के लिए न्यू दिल्ली वेलकम करते हैं। कनाडा के हवाले से भी सवालात पूछे गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तार साहब, इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो तो स्नब हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनसे तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से ना फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर का वॉशिंगटन डीसी टाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसके एक पावर कॉरिडोर्स के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब जब यंग ऑफिसर थे 1980 में, तो यहाँ पे वो डिप्टी चीफ मिशन रहे भारत के एम्बेसी। उसके बाद वो 2013 में वो यहाँ पे एम्बेसडर है, 2013 से लेकर 15 तक। तो उनकी जो बॉन्डेज है सिटी के साथ, और पावर कॉरिडोर्स और थिंक टैंक्स, स्टेट डिपार्टमेंट और सारा जो एक पूरा आंतराज है पूरा, उसके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं। एक तो ये है, और जाहिर है उसका उन्होंने इस वक्त फायदा भी उठाना था, उन्होंने उठाया, भारत को फायदा हुआ उसका। अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जो ट्वीट आई है, जो खासकर उन्होंने की है जैक सोल्वन से मिलके, उसके बाद मैं उसकी ट्वीट में कहूंगा, ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप, ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है। और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं, लेकिन यहाँ का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इंपॉर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके बारे में बात की गई है टोनी बिल्कन के साथ। अपनी साइड उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद जो दूसरी उन्होंने जो मीडिया यहाँ पे जो कह रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट दे डिस्कस विद जैक सॉलोवन, लोकल मीडिया की जबान है वो ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल। अब उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें दो तीन चीजें आ रही हैं। एक तो इकोनॉमी है, कोविड के बाद इकोनॉमी जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है। और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी पे था, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका, और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है, उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है, वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट, तो ये ग्रोइंग रोल है मैं समझता हूँ भारत का उस रीजन के अंदर। ये चीजें जब डिस्कस की हैं, और उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे, और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहाँ से लेकर गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मोदी साहब जब न्यूयॉर्क से जब आए थे, पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट एंड यूथ इन बिटवीन इंडिया और अमेरिका। अब उसका आगाज तो हो चुका है, 20 यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद जो H1B वीजा है, उस पर कंडीशन खत्म कर दी गई है। भारतीय जो यहाँ वर्कर्स आते हैं, उनकी मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन खत्म कर दी गई। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर है, उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजा। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया।
वहां पे और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बेंगलोर के अंदर नए कौंसल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं, उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। अगर देखा जाए किसी और मुल्क के साथ मैं इतना रिसेप्शन या इतने रिलेशनशिप माजी में मैंने सिर्फ अमेरिका इजराइल के दरमियान देखे हैं, और उसके बाद मैं उसकी दूसरी मिसाल जो देख रहा हूं दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और उसके बाद मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन बहुत अजीब होगा पाकिस्तान से करना, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंने कल भी अर्ज की थी कि इखलाकी जवाज नहीं था कि आके यहाँ पे ट्रिप लगाते और लोगों से एक्सपेक्ट करते मीटिंग्स। जिस तरह मैंने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनका सिर्फ एक रोल होता है कि स्पीडी इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन विद इन 90 डेज। तो जब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, आप इलेक्टेड नहीं है, तो जो आपको दुनिया के लोग क्यों मिलेंगे, एक तो सबसे बड़ी वजह थी। और उनका ट्रिप ऐसे ही होना था, उनको अगर इज्जत प्यारी होती तो वो शायद ये ट्रिप प्लान ही ना करते तो अच्छा था। मुल्क के लिए भी अच्छा होना था, उनके खुद अच्छा होना था, क्योंकि इससे पाकिस्तान की गुडविल जो है मजीद डैमेज हुई है। क्योंकि उन्होंने यहाँ आके ट्राइयां की हैं कई लोगों को मिलने की और किसी ने उनको नहीं मिले, क्योंकि पीपल नो इट कि व्हाट इज द पोजीशन। अब उसमें मैं समझता हूँ, आज जब सुबह उठा हूं एक अच्छी खबर मिली पढ़ने के लिए कि ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पिछले महीने पाकिस्तानी रुपीज इज अ बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। और जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया है हवाला और हुंडी के ऊपर, उन्होंने कहा कि हवाला और हुंडी के ऊपर जो क्रैकडाउन और डॉलर स्मगलिंग की वजह से रुपीज इज परफॉर्मिंग बेटर, मेरा ख्याल है, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी अरसे के बाद में एक अच्छी खबर आई है, वो भी मैं शेयर करना चाहता था। लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान इज नो वेयर मैटर ऑफ फैक्ट। बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, भाई कई और ममालिक जो है दे डोंट एग्जिस्ट इन डिप्लोमेटिक वर्ल्ड एट द सेम टाइम, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस होती है व्हेन योर इकोनॉमी इज स्ट्रांग, योर डायस्पोरा इज स्ट्रांग, और आप कुछ लेने या देने या कुछ दुनिया के अंदर कोई ना कोई अपना इम्पैक्ट की सलाहियत रखते हो, तो फिर ही आपकी डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट होती है या आप मिलते जुलते हैं लोगों के साथ। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ना सिर्फ ही इज मीटिंग, मैं एक और बल्कि बात भूल गया कि उनकी कल मीटिंग यहाँ पे होगी एम्बेसडर कैथरीन टाई के साथ, जो कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद वो इंडियन डायस्पोरा के साथ मिल रहे हैं। कल उनके शाम को कल उनका इवेंट है जो इंडियन डायस्पोरा है उनके साथ 200-250 लोगों का, उनकी कल शाम को डिनर है वहाँ पे। और जो कई इंडियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके साथ भी मुलाकातें उनकी हैं। लेकिन ही इज हैविंग अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल ट्रिप, जिसका ऑब्वियस उन्होंने बहुत मेहनत की है, इस एक दिन में नहीं हुआ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जो ये नए क्वाड हैं, I2U2 या जो नए ग्रुपिंग है, उसमें काफी अरसे से आपने देखा होगा कि वो इंडिया इज वेरी अग्रेसिवली मूविंग इन इट। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ट्रिप लगाया था आज से 3 महीने पहले, नॉट सिर्फ इन द यूएस, ही वेंट टू फ्रांस, देन ही वेंट टू ग्रीस, देन ही वेंट टू यूएई। तो उसमें जाके उन्होंने, जो मैं बल्कि फिंगर टिप्स पर गिन सकता हूँ, कि ही नॉट ओनली प्रमोटेड हिज करेंसी, हिज डायस्पोरा, और उसके बाद जो सब अपना जो उनका नेटवर्किंग है, फाइनेंशियल नेटवर्किंग है उनकी, वो करते रहे हैं, सिस्टम्स को प्रमोट करते रहे हैं। उसके रिजल्ट जो आए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत दूर तक होंगे, मैं समझता हूँ। यहाँ पे तो रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 90,000 वीजा हैज बीन इशूड टू स्टूडेंट्स। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँ कि जो एम्बेसडर साहब हैं अमेरिकन, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कहा था कि टारगेट इज 1 मिलियन इन अ ईयर 2023। तो आप देख सकते हैं कि दे आर टचिंग द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तार साहब ये बताएं कि ये इसको जरा एलैबोरेट करते हैं डिप्लोमेटिकली, पिछले 20 दिन में, अभी 20 दिन पहले तो ये सारी लीडरशिप, जैक सुलिवन, बाइडेन, एंटनी ब्लिंकन तो दिल्ली बैठे हुए थे। 20 दिन बाद जयशंकर आ गए, एंड देन दे आर टॉकिंग अ लॉट। इट मींस कि देयर इज सो मच गोइंग ऑन बिटवीन, बिकॉज अमेरिकन लीडरशिप ऐसे नहीं किसी को मिलते। वो जब तक देयर इज नथिंग, देयर इज कोई लंबा एजेंडा ना हो, वो एमए मीटिंग्स नहीं करते, फोटोशूट नहीं वो कराते। डॉक्टर साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि ये जो ट्रूडो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम ये समझते हैं कि एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो ये मसला जयशंकर से रेज करेंगे।
ये तो बहुत मैं समझता हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर ये तो ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान कहे अमेरिका को यार हमारा मसला इंडिया से रेज करो, तो कनाडा इज डूइंग द सेम कि हमारा मसला जो है वो इंडिया के साथ रेज करो। आप ये जो दो हाई लेवल मुलाकातें होना, इसको इसकी क्या सिग्निफिकेंस नजर आती है? इसको जरा कैनेडियन लेंस से देखिएगा, कनाडा इंडिया जो डिप्लोमेटिक रॉ है उस लेंस से देखिएगा। इट मींस कनाडाज केस इज वेस्टेड एंड गॉन, डिस्पाइट द फैक्ट के जो अमेरिका का एम्बेसडर कनाडा में कह रहा है कि फाइव आइज इंटेलिजेंस ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। आपको लगता है कि कनाडा का केस खराब हो गया द वे जयशंकर हैज बीन रिसीव्ड इन वॉशिंगटन? नहीं, केस उनका कल वैसे ही सुबह खराब हो गया था कल, बल्कि को परसों जब उनके स्पीकर ने रिजाइन किया, वो जो युगोस्लाविया के जो हीरो थे 98 ईयर्स ओल्ड, जब उनको उन्होंने इतनी ज्यादा रिसेप्शन दी थी, उससे ही केस खराब हुआ था। उसकी वजह ये है कि कल सारा दिन जब वो डिजाइन दिया तो मैं कैनेडियन मीडिया सारा वॉच करता रहा हूँ। अपोजिशन के एमपीज क्या स्पीचें करते रहे हैं, वो यही स्पीचें करते रहे हैं कि ये अपना होमवर्क किए बगैर आके असेंबली में इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देते हैं। केस उसी से खराब हो चुका था। और बल्कि यहां तक है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बड़ा प्रेशर था टू रिजाइन, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया और उन्होंने स्केप कोट बनाया उसको, स्पीकर को। तो केस उसी से खराब हो चुका था, क्रेडिबिलिटी उनकी उसी से खराब हो गई थी। दूसरा, उसमें अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट थी जस्टिन ट्रूडो की, उन्होंने कहा था कि इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू प्रोवोक इंडिया, लेकिन उसमें नजर यही आ रहा था कि इट इज दुनिया के लिए इतना पॉसिबल नहीं है टू इग्नोर इंडिया एट द मोमेंट। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमेरिका समझता है कि इंडिया इज द ओनली पार्टनर हु कैन डू समथिंग फॉर देम अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट चाइना, मेरा फैक्ट। तो ये टाइटल छोटा टाइटल नहीं है। आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है वो पहले भी मेंबरशिप की और यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर कर चुके हैं, जो इंडिया ने टर्न डाउन की थी। तो इस वक्त समझा ये जा रहा है, बल्कि इस पे क्रिटिकल भी आपने देखा होगा, फॉरेन पॉलिसी वालों ने भी इसमें किसी हमारे भारतीय स्कॉलर ने लिखा था इसमें आर्टिकल कि आइदर इंडिया कैन डिलीवर अमेरिकन होप्स और वो नॉट, इसमें पूरा उतर पाएगा कि नहीं। और कई लोग इस वक्त ये एक्सपेक्ट करते हैं वाशिंगटन डीसी में कि अमेरिका ने अपने सारे बास्केट्स इंडियन बास्केट में रख दिए हैं, सारे एग्स अपने। और इफ द इंडिया इज नॉट एबल टू डिलीवर देन हु। तो ये भी क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत के अलावा इस वक्त अमेरिका के पास चॉइस भी क्या है? दे डोंट हैव एनी चॉइस कि उस रीजन के अंदर अगर ताइवान के साथ एंगेज किया जाता है तो उनके साथ कौन पार्टनर होगा? कोई भी पार्टनर उनके पास नहीं है। तो उसमें भारत उसका फायदा भरपूर उठा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो डिफेंस के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे डिप्लोमेटिक उसमें रिलेशनशिप है, लेकिन दे आर एट द पीक ऑफ द रिलेशनशिप राइट नाउ। और दूसरा, अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कल जो स्पीकर ने रिजाइन दिया और जो दूसरा मामला था उसने वो पहली चीज मेरे ख्याल में खत्म कर दी। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि कोई और वाकया, कोई और न्यूज आई, दिस थिंग विल जस्ट लास्ट नॉट मोर देन 7 or 10 days। और इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि टोनी बिल्कन ने बात शायद कैनेडियन ये की हो, लेकिन उसमें even then America doesn't have that kind of strength to कोई आंखें दिखाएं, हमसे बात करें कुछ। मेरे ख्याल में it is India is in an upper hand, India is in a stronger position due to the Taiwan situation and China situation। और अमेरिका जो है अगर देखा जाए तो यूक्रेन, अच्छा इसमें एक और भी यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में पिछले हफ्ते क्या हुआ था, इस यूक्रेन के जो थे सदर वो भी आए हैं यहाँ पे। उनको कुछ और पैसे देने के लिए डिबेट चली थी कांग्रेस के अंदर। और यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट शट डाउन करने की थ्रेट भी चल रही है। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लॉ मेकर्स दे वर नेगोशिएटिंग विद ईच अदर। यूक्रेन को पैसे देने चाहिए, कितने देने चाहिए, क्यों देने चाहिए। और उसके बाद ये ले दे हो रही थी, और उसमें कैनेडियन जो मामला कनाडा इंडिया का था वो इट वाज लुकिंग अ स्मॉलर इशू वर्सेस अमेरिकाज ओन इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स ऑन द कैपिटल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है ये तो बड़ी इम्प्रेसिव मुलाकात है। और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटी ब्लिंकन मीडिया के सामने आए हैं, और अमूमन अगर मीडिया का खौफ हो या इस तरह का डर हो तो वो अपने होस्ट को लेके नहीं आते, लेकिन होस्ट अपने जो गेस्ट को लेके आना, दैट मेक्स द केस कि भाई ये बड़ा सॉलिड
फुटिंग पे है। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को भगाया नहीं है, इन अदर वर्ड्स इग्नोर नहीं किया, और वो मीडिया के सामने लेके गो कि उन्होंने मीडिया के सवाल जवाब को ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की। एक चीज उसमें बल्कि और ऐड करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच से पहले डॉक्टर जयशंकर साहब ने फॉरेन अफेयर काउंसिल ऑन द फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लिए थे जर्नलिस्टों से। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि मैं am watching डॉक्टर जयशंकर सिंस लॉन्ग टाइम। मेरी कई मुलाकातें खुद हुई उनकी व्हेन ही वाज एन एम्बेसडर कई सेटिंग्स में। डॉक्टर जयशंकर इज अ स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट विद द स्ट्रॉन्ग नर्व्स। आपने देखा होगा वो कभी टफ से टफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने देखा है कि ही नेवर लूज द ग्राउंड। उनकी ग्रिप होती है हमेशा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बल्कि मीडिया के सामने जिस तरह वो बोलते हैं इट्स वेरी इंप्रेसिव। सियासतदान इस तरह जो होते हैं वो नहीं बोल सकते। इट हैज टू बी अ डिप्लोमेट, अ स्टेट्समैन, और उनका तजर्बा नजर आता है जब वो बोलते हैं। और उसके अंदर भी सवालात थे, किए सवालात, बड़े बड़े तेज सवालात किए। मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सवाल मैंने सुना था वो काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर में, बट ही हेल्ड द ग्राउंड एंड ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ दैट ही इज केपेबल एंड ही इज अ स्ट्रांग टेक्नोक्रेट। हालांकि अब तो वो उनकी असेंबली का भी हिस्सा है, लेकिन अल्टीमेटली आई विल कॉल हिम अ टेक्नोक्रेट बिकॉज़ फॉरेन पॉलिसी इज हिज स्पेशलिटी। वो जो पर्टिकुलरली बात देखें, डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आप किस अंदाज से बात कर रहे हैं और पैगाम कैसे दिया। वो जो उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा को एक ही तीर चलाया था, उन्होंने कहा यू कैन नॉट क्रिटिसाइज टेररिज्म ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉलिटिकल कन्वीनियंस, कि आपकी क्या पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से। सो कनाडा को उन्होंने कह दिया जी कि आप खालिस्तान की वो है, और हमें जो है वो उन्होंने कह दिया। एंड सिमिलरली चाइना को भी कह गए कि भाई आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज वेरी शार्प, दैट्स अ ब्यूटी, यू नो, दैट्स अ ब्यूटी, दैट्स अ ब्यूटी। दैट वाज वेरी शार्प। वो जिसने भी तकरीर लिखी थी, वो इट मींस कि उनकी बड़ी वो ऑब्वियसली मीनिंग होते हैं, एंड वी हैव टू डिसाइफर व्हाटएवर दे आर सेइंग। हमें उसको डिस्कस करना होता है कि भाई ये क्या इसकी मीनिंग है और वो क्या कह के गए हैं और इनके क्या एंगल है। एनी हाउ, तार साहब, मूविंग ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान, आपने कहा कि इकोनॉमी के हवाले से यहाँ रुपया जो है वो हर रोज़ बेहतर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी रुपया जो है वो 2-3 सस्ता होके, अच्छा मजबूत होके 286 पे आ गया। मतलब पिछले आप देखें 2 हफ्तों के अंदर रुपया पाकिस्तान में कोई 20-22 रुपए जो है वो बेहतर हुआ है। और कल मैंने आपसे बात की थी कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में थे। मुझे तार साहब इंफॉर्मेशन थी कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, आज वो पंजाब पहुंच गए हैं, और आज उन्होंने पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ जो है वो बैठ के तो इकोनॉमी के ऊपर बात की है, और इलीगल एक्टिविटीज़, और हम जो है वो इकोनॉमिक लॉसेस, और जो एक अपेक्स कमेटी है पंजाब की, और मेरा ख्याल है नेक्स्ट उन्होंने सिंध जाना है और फिर शायद बलोचिस्तान जाना है। आप कैसे देखते हैं तार साहब? ये एक एंगल ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है, अगर ये डिलीवर कर गया, डिलीवर करने से मुराद ये है कि अगर इसमें डॉलर और रुपए के कदर बेहतर होनी शुरू हो गई और इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू होगी, तो हो सकता है ये केयर टेकर सेटअप ही चलता रहे और इसी तरह निज़ाम चलता रहे। आपको कैसे नज़र आता है कि आर्मी चीफ जो है वो तमाम सूबों का दौरा कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के, और पहले वो सिक्योरिटी की बातें करते थे लेकिन आज वो इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं? चीमा साहब, बिल्कुल डेफिनेटली। आज सुबह मैंने खुद जब उठ के खबरों की तरफ गया था तो डॉन और दूसरे सब के ऊपर इस वक्त वो आर्मी चीफ साहब की, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ तस्वीरें थी, और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दी है बिलखसूस करप्शन और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। और आप कह रहे हैं कि केयर टेकर अगर सेटअप डिलीवर कर गया, डिलीवर सिर्फ और सिर्फ करना है तो मैंने दो इंसानों ने करना है, दो लोगों ने, सैयद आसम मुनीर, जनरल सैयद आसम मुनीर ने डिलीवर करना है या काजी फायज ईसा ने करना है। सेटअप से तो मैं सिविलियन सेटअप जो है मेरे ख्याल में उसके ना एबिलिटी है, ना उनके पास इतनी विल है, ना वो इतना करने की सलाहियत रखते हैं मेरे ख्याल में। और मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर जनरल सैयद आसम मुनीर। लोन डॉलर के हवाले से अगर देखा जाए तो लोन इज अ बिग अचीवमेंट, और बिल्कुल 250 के करीब डॉलर की ट्रू वैल्यू है। अगर 250 के करीब डॉलर को ले आए तो मैं समझता हूँ, और इसको सस्टेन कर लिया। सबसे बड़ी बात जो होती है कि सिर्फ इस चीज पे लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सस्टेन और मेंटेन करना उस लेवल के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सैयद आसम मुनीर साहब के लिए। और मैं आई एम वेरी होपफुल, ही इज द ओनली एंड लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि क्रैकडाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस द बोर्ड।
और लोगों को, जो मैं कल भी कह रहा था कि जो चोरों के हौसले बुलंद हैं, उन हौसलों को तोड़ना जो है वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब और काजी फायज ईसा साहब कर सकते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट का इतना ना दमखम है, ना विल हो सकती है, क्योंकि हालांकि एक और बात यहाँ अर्ज करना चाहूंगा, केयर टेकर गवर्नमेंट जो सेटअप होना चाहिए था बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ है कि सब लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं। बल्कि यहाँ तक कल की खबर है कि बाप पार्टी जो कभी जरदारी साहब के साथ मिलने के लिए तैयार थी, अब वही बाप पार्टी जो है वो नून लीग के साथ अपने मरासम बढ़ा रही है। और जो जो केयर टेकर ये सारा सेटअप है, ये और वो बुगती साहब और दूसरे जो हैं वो दे आर टॉकिंग टू द noon Muslim League Nawaz group to join them. So ultimately, this is a political setup. It's not a caretaker setup. It's not a technocrat. In other words, it's a political setup. Political plus technocrat setup कह सकते हैं आप, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इनके पास सलाहियत नहीं है, बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल ओपनली कहूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सलाहियत है। और जिनसे लोग, मेरे जैसे कई लोग पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सारी उम्मीदें जो हैं वो इन्हीं दो इश्खास के ऊपर, सैयद आसिम मुनीर और काजी, और दोनों सो फार दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। फैजाबाद धरने के हवाले से काजी साहब ने जो आज सुबह उसकी उन्होंने जो बातें की हैं वो भी दे आर वर्थ एडमायरिंग, दे आर वर्थ टॉकिंग अबाउट इट। और जो काजी हमारे आसिम मुनीर साहब जो अपने एपेक्स की मीटिंग्स कर रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आई एम वेरी होपफुल। जिस तरह मैंने आज कहा कि आज सुबह उठा, मैं ब्लूमबर्ग ने इस चीज को एडमिट किया है कि पाकिस्तानी रुपीज गेनिंग ग्राउंड, तो इट वाज वेरी पॉजिटिव। बड़े अरसे के बाद कोई अच्छी चीज सुनने में आई है, देखने में आई है, और इसका क्रेडिट मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को दूंगा। और बल्कि वो डॉन ने भी तार साहब इस पे जो स्टोरी की थी, और डॉन ने कहा कि ये उसका था पाकिस्तान रुपीस बुलिश रन अगेंस्ट डॉलर। ठीक है जी। तो ये ऑब्वियसली दैट मेक्स द केस के चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। आई होप कि मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को इससे तो कोई गर्ज नहीं है कि कौन इधर मुल्क चला रहा है, सिर्फ यही गर्ज है कि एटलीस्ट जो मुल्क है वो चलता रहे। तार साहब इस पर थोड़ा सा ये कमेंट कर दें। वो फॉरेन मिनिस्टर साहब आए हैं वापस, उन्होंने कहा हमारा तो सिर्फ 3 दिन लोगों का डेलीगेशन था जो जो उधर गया हुआ था। मैं खैर वैसे जानता हूँ कि कितने लोगों का डेलीगेशन था, लेकिन मैं वो कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो सरकार के थे, लेकिन वो बताते नहीं है कि हम सरकार के, वो भी वहाँ मौजूद थे टेक केयर करने के लिए सिस्टम की। बट एनी हाउ तार साहब, ये एक तो वो कह रहे हैं 3 दिनों का, दूसरा एक ये इसराइल के हवाले से फॉरेन मिनिस्टर ने आज स्टेटमेंट दे दी है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में कोई इसराइल को तस्लीम करने की सोच नहीं है। तार साहब, इसको जरा मिडल ईस्ट के लेंस से देखिएगा कि इट मीन्स कि अरब वर्ल्ड ने पाकिस्तान माइनस करके इसराइल से नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी है, जिसके लिए हमने पिछले 75 साल ओआईसी को हमने जान दी, हर चीज़ उसके लिए करने की कोशिश की। लेकिन सो इट मीन्स कि द अरब्स आर ऑन देयर ओन वे, और हम अपने रास्ते पे हैं, वो अपने रास्ते पे। चीमा साहब, आज जो मेरी नजर से गुजरी है जो स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर साहब की, वो स्टेटमेंट इस तरह थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, इजराइल, फलस्तीन के ऊपर हमारा इस पर वही बयान है जो पहले पहले था। उन्होंने गोल इस तरह करके गोल सी एक ऐसी गुगली सी बाल उन्होंने कराई। तो जो मैं समझ, एक नई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर सऊदी इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है कि सऊदीज मोहम्मद बिन सलमान की स्टेटमेंट के मुताबिक दे आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन अ डेली बेसिस उस साइड पे, और उनके साथ 7 से 10 कंट्री हैं जो साथ उनके उस ग्रुप में जाएंगे, जो फाइनेंशियली दोज आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन सऊदी अरेबिया। उसमें तो पाकिस्तान भी आता है उस लिस्ट में, अगर शामिल है या नहीं है उन 7 या 10 कंट्रीज में। लेकिन अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट्स जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो तो सबसे पहले पाकिस्तान को हमेशा, आपको तो हमेशा पैसों की जरूरत रही है, खैरात की जरूरत रहती है आपको, तो वो सबसे ज्यादा खैरात तो वही देते हैं आपको, सऊदी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके पास क्या चॉइस है? कोई चॉइस है? अगर सऊदी आपको कहते हैं भाईजान आ जाओ चलिए उथे, तो आप कहते नहीं जाना, तो कहते पैसे साढ़े जेडे ने वो इत्थे रख देना, तुहाडे स्टेट बैंक च रखे सन। क्या चॉइस है आपके पास? और जाती तौर पे मेरी जो ओपिनियन ये है, मैं जो एक एज हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं इस चीज को समझता हूं कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप उसको तस्लीम करना, इसमें कोई मजायका नहीं है। दे आर रियलिटी, अब वो फिक्शन नहीं रह गया, वो ख्वाब नहीं है। इसराइल वो जिसको अमेरिका में उसको क्या कहा जाता है, द ओनली वर्किंग डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट, ये टाइटल है उसका वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और इस वक्त आपके हर स्टार्टअप का जो आपके टेक स्टार्टअप है, सारे इसराइल से शुरू हो।
तो इन चीजों, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे ही, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, साथ इजिप्ट का बॉर्डर लगता है, वो उनके साथ है, साथ टर्की का बॉर्डर है, वो उनके साथ, टर्की करीब है, उनके साथ रिलेशनशिप, जॉर्डन साथ है, उनके साथ उनके रिलेशनशिप है, हर मुल्क के साथ, यूएई ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, बहरीन ने उनको एक्सेप्ट, आप खामखाई हो कहते मैं जी होने के मैं भैन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं बोलना, ਤੁਸੀਂ बट्टा मारिया सी 1960 ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। यार मेरा भाई ऐसे ही पता नहीं क्या है। हाँ, अगर मेरी तो खैर रिकमेंडेशन है, इसराइल को चाहिए कोई पैसे डॉलर दे दें पाकिस्तान को यार, हम तो भाई 4 पैसों का सवाल है, अल्लाह के नाम के पैसे दे दो, जो मर्जी को कर लेंगे। हमारी तो टोटल रिक्वायरमेंट डॉलर्स हैं, पाउंड है, तो वो और वो सऊदी देते हैं आपको, आप किस तरह जवाब दे लेंगे वो? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम बढ़ के मारने में तो आपको पता है बहुत शेर है, कहते हैं जी हिंदुइज्म शुरू यहाँ से हुआ था, तो हिंदुइज्म हमारी वजह से चल रहा है। बिल्कुल सही। तार साहब, एक आखिरी सवाल, और वो ये है कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है, ये बड़ी स्टेटमेंट है वैसे यूएन की तरफ से पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो दोहरी मसाइल का शिकार है। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, और दूसरा ये जो अनजस्टिफाइड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आईएमएफ और इनके कर्ज़ों तले दबा हुआ है। आपको लगता है इससे को पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा? ये जो 2 बातें की हैं कि ये माहौल से भी फैक्टेड है, बारिशें हुई पिछले साल जो आए थे, 80 लाख लोग गुर्बत में वो मुतासर हुए, पानी नहीं था और बहुत कुछ था, एंड प्लस ये जो क्वेश्चन है, आपको लगता है इससे कोई हमें फ़ायदा मिलने वाला है? ये इस स्टेटमेंट से कोई पैसे फ्लो करेंगे, या कि यू बिलीव कि ये पाकिस्तान अगर कुछ मिलता तो वज़ीर आज़म को बता देते वो? कुदरती आफात तो आपके हर साल आती है ना, क्योंकि आपने डैम पूरे सही नहीं बनाए, आप कुदरती जलजले, मैं पाकिस्तान के कुदरती आफात जो है उनको, पिछले जब जलजला आया था मुजफ्फराबाद में, मैं उस वक्त से इसको वॉच कर रहा हूं कि आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं जो बाहर से जाता है। फिर उसके बाद कोविड के पैसों का आपने क्या किया। इमरान वजीर आजम साहब जो कि नेक तरीन है, अय्या का नाबदू वैया का नस्तईन वाले वजीर आजम, उनके वजीर आजम फंड से पैसे चोरी हो गए थे, निकल गए थे, कोई हिसाब नहीं दिया आज तक। उसके बाद अगर ये हालात हैं आपके, पैसा तो आपको बहुत जाता है, माहौलियात के ऊपर भी आपने तो समिट कर दी थी उसके ऊपर, आप बाहर जाके आपने खुल के पैसे मांगे उसके लिए, लेकिन वो पैसे डॉलर तो पहुंचते नहीं ना पाकिस्तान। मसला तो ये है, या तो दुनिया जब मदद करती है तो ओरिजिन तक पहुंच जाए। ओरिजिन, मेरे जैसा बंदा जो पाकिस्तान का पैदा वहां जुबान बोलता हूं, मुझसे डेली बेसिस पे लोग पैसे मांगते हैं, मुझे बड़ा काफी होमवर्क करके इन्वेस्टिगेट करके पैसे देने पड़ते हैं। मुझे ये बताएं, फिर ये आईएमएफ वाले, यूएन वाले ये चीखे ना तो और क्या करें पैसे। मुझे ये बताएं, आपके हर पाकिस्तानी अखबार के ऊपर रोजाना अमेरिकन एम्बेसी इश्तिहार देती है कि फ्रॉड हो तो इस नंबर पर रिपोर्ट करें, अगर अमेरिका यूएस एड के किसी प्रोजेक्ट में फ्रॉड हो तो रिपोर्ट करें। तो ये आपके अगर हालात हैं, तो एड तो दुनिया देना चाहती है, लेकिन अब पहुंचती नहीं पाकिस्तान। मुसीबत तो ये है, सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि पैसा तो बहुत जाता है पाकिस्तान, एडें चलती हैं, एनजीओ वाले लेते हैं, लेकिन वो पहुंचता नहीं पाकिस्तान, अपनी असली जगह पर वो पैसा पहुंचता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। आप कहते हैं चीमा साहब के पैसे अमेरिका बरतानिया से पहुंच के सीधे सलाबजद खान के पास चले जाए, आपके इस्लामाबाद के पैसे नहीं पहुंचते सिंध में, तो यहां से पैसे किस तरह जाए? हाँ, सही में। आपके तो इस्लामाबाद से नहीं निकल के पैसे बाहर जाते, आपके रुपीज नहीं जाते, डॉलर किस तरह जाए? डॉलर तो फिर आपके तो सारे अफसरान के बच्चे थे, सारे थे, उन्होंने पढ़ना नहीं, उन्होंने हुकूमत करनी, उन्होंने हुकूमत करनी पाकिस्तान में, सीएसएस उन्होंने पास करना है जाके, उन्होंने अंग्रेजियां बोलनी है जाके वहां पे। वो फिर किस तरह रूल करेंगे 22 करोड़ लोगों को कि अगर डॉलर पाकिस्तान पहुंच जाए? तो ये तो फिर एक ट्रेजेडी है, और पता है सबको। हम जो बातें करते हैं चीमा साहब बैठ के यहाँ पे, कोई नई बात नहीं है। हर पाकिस्तानी 25 करोड़ लोगों के हाथों में स्मार्टफोन है, उन्हें सब पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। दुख इस बात का है, शर्म इस बात की है कि कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, फंसे एक ऐसे सर्कल के अंदर है जो कि 76 साल के साथ, हमने 76 साल में ये सिस्टम क्रिएट किया। ये नेट जो बुना है ना, हमने बनाया है ये नेट, लूटने वाला अलायंस जो है, अब तो वो मैच्योर हो चुका है ना, रिश्तेदारियां उनते शादियां उन साढ़े पूछे दी गेम है सारी। साला बहनोई को किस तरह पकड़ेगा, आप मुझे ये बताएं। मैं कह तो देता हूं अकाउंटेबिलिटी करो, साला भाईजान किस तरह फड़े हो? मैंने एक फार्मूला नहीं पता लगा आज तक, हम तो सारे भूजे सारे। मैंने आपको बताया था कोर कमांडर लाहौर का पोर्टफोलियो आप पढ़ें तो पूरे पाकिस्तान की स्टोरी उस एक पोर्टफोलियो में आ जाती। और चट्टा साहब की रिश्तेदारी खान नहीं थी, अगले दिन उनकी बच्ची या किसी बच्चे की शादी थी।
हाँ, मैं वही बात करने लगा था। उसकी शादी थी, सिर्फ एक ही बंदा हुआ था, बंदयाल साहब से, दूसरा बंदा तो गई कोई नहीं। लेकिन हाँ, देखिए बंदयाल कितना पावरफुल आदमी था अल्टीमेटली। वो भी दुनिया कहती सी उत्ते खुदा है, थल्ले पाकिस्तान का मालिक, और उधर वो कोर कमांडर, देखो पावर दिया। और दूजा नाले का दूजा बट्टू सी की ना ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਡੀਏ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਦਾ ਕੇਸ ਬਣੇ। देखो हैरान, और सारे साले भणूजे ने एक दूजे के। और इस तरह के इन लोगों को 10,000 से ज़रब दे लें आप। ये नेटवर्क किस तरह टूटेगा? कौन तोड़ेगा? ये कोई मुजाहिद ही हो सकता है, कोई मेरा मकसद। मैं तभी तो मैं कहता हूं कि मेरी सारी की सारी होप इस वक्त सैयद आसम मुनीर से, किसी दूसरे बंदे से नहीं। और अगर ये ना डिलीवर कर सके, मैं बात करनी छोड़ दूंगा पाकिस्तान ने बचना है कि नहीं बचना है, किधर जाना है। क्योंकि अब तो हालात बहुत ही अजीब हो चुके ना। मैं तो रोज देखता हूं, मैं जहां बैठा हूं वॉशिंगटन डीसी में, मैं देखता हूं हालात क्या है, कौन कौन लूट रहा है, किस तरह लूट रहा है। ये तो यहां से तो सारा कुछ होता है। या मैं टोरंटो मुझे अगले दिन किसी दोस्त ने, मुझे वहां से रियल एस्टेट का काम करता है, उसने कहा ताड़ साहब मैं वीडियो बना के भेजूं, इनके पेपर निकाल के भेजूं कि करप्ट अफसरों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टियां कनाडा में ली। मैं कहा छाड़ यार, मैं कहा मेरे जख्मों पे क्यों नमक छिड़क, मुझे नहीं पता इन चीजों में, सबको पता है, कोई कौन सी नई बात है, सबको पता है। देखिए मैं बताना चाह रहा था आपको, पकड़ना हो, आपके फरख हबीब साहब जो है ग्वादर से पकड़े गए, उस्मान डार साहब कराची से पकड़े गए। अगर पकड़ना हो तो फैसला के बाद के बंदे को ग्वादर से भी पकड़ लेते हैं, पकड़ना हो तो गिलगित से पकड़ के ले आते हैं, बंदा होता है फैसलाबाद। लेकिन दिल चाहिए उसका, काश काश के मेरे जिन लोगों पे मुझे उम्मीदें हैं, अल्लाह ताला उनको ताकत दे कि वो पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी कोशिश पूरी करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच तार साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।